गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स में पहला हमने पढ़ा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेज। हम लोग अपने फसलों को विभिन्न प्रकार के जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से, जैसे कि टर्माइट्स, लोकस्ट, ईटीसी एंड रोडेंट्स जिसको रैट बोलते हैं, ये क्या करता है, या डैमेज करता है या खाता है फसल को। तो ये सभी जाने जाते हैं पेस्ट के नाम से। क्रॉप्स कैन आल्सो बी अटैक्ड बाय क्रॉप्स पे सिर्फ एनिमल्स, इंसेक्ट्स ही हमला नहीं करते हैं, इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उस पे अटैक करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। ये कॉज करते हैं वेरियस क्रॉप डिजीज। जैसे इंसानों में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होता है, इनके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगी के द्वारा। इसी तरह फसल में भी ये चीज होता है। thereby reduce the yield। ये क्या करेगा, अच्छे किस्म का फसल नहीं उगने देगा जैसे ये अटैक करेगा। जैसे मान लिया हम ही लोग में किसी को ऐसा कोई डिजीज हो जाता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी का डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है, सही ढंग से हम डेवलप ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। आगे का हमारे बॉडी का क्या होता है, यूनिट सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम खराब होता चला जाता है। तो बैक्टीरिया विल्ट ऑफ क्रॉप्स, जिसको बैक्टीरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। लीफ कर्ल इन कॉटन, जिससे कॉटन के पत्ते का कर्ल हो जाना, कर्ली हो जाना, वायरल डिजीज कहलाता है। रस्ट एंड स्मट ऑफ व्हीट, यानी ये सब जो व्हीट में आपको दिखेगा लक्षण, तो वो ये होता है फंगल डिजीज। एंड ब्लाइट ऑफ पोटैटो में ब्लाइट का होना, ये फंगल डिजीज होता है। ये सब एग्जांपल्स है क्रॉप डिजीज। एक केमिकल, इसके लिए क्या आता है, कुछ रासायनिक पदार्थ हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए और उसको नष्ट करने के लिए। जिस केमिकल सब्सटेंस का हम यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये जाने जाते हैं पेस्टिसाइड्स के नाम से। पेस्टिसाइड्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, इंसेक्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स क्लियर है, इंसेक्ट को मारने के लिए, रोडेंटिसाइड्स रैट्स को मारने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, जैसा मैं पहले बता दिया। मेलन, थियोन, बीएचसी एंड डीडीटी। डीडीटी का पहले छिड़काव होता था, अभी भी होता होगा, जो मच्छरों को भगाने में, मच्छर के जहाँ पे जो ज्यादा मच्छर हो जाता है तो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है सरकारी स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे। तो सबका आपका ये फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आपसे पूछा हो सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, या डीडीटी है क्या। सेकंड इसमें पॉइंट है रोडेंटिसाइड्स आर यूज्ड फॉर किलिंग रोडेंट्स। इसके लिए यूज करते हैं वार्फिन एंड जिंक फॉस्फेट। ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, ये सब केमिकल सब्सटेंस है, आर एग्जांपल्स ऑफ रोडेंटिसाइड्स। उसके बाद फंगिसाइड्स होता है, इसको यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग, फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर सॉल्ट्स एंड सल्फर सॉल्ट्स, किसको, फंगस को मारने के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या है पेस्टिसाइड्स का, तो ये क्या करता है, पेस्ट को बड़ी तेजी से मारता है, thereby increase the food production, और फूड के प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है। They are easy to store and use, और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, इसको रखना और यूज करना बहुत ही आसान होता है। ये हुआ पेस्टिसाइड्स का एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये तो हरे आप जानते ही हैं, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। पेस्टिसाइड्स में अफेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द एरिया, यानी आपके एरिया का जो वाइल्ड लाइफ है उसको वो प्रभावित करता है। दे आर स्प्रेड, जो आप छिड़कते हैं। कॉन्टिन्यूअस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, दूसरा क्या है, जब आप लगातार इसका यूज करते हैं तो क्या करता है, एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस अमॉन्ग पेस्ट्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स क्या लीड टू, ये बढ़ावा देता है एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस अमॉन्ग पेस्ट। पेस्ट को इस चीज से लड़ने में उसको और क्या होता है, रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके बढ़ा देता है। एक्सेस यूज जब करते हैं पेस्टिसाइड्स का तो एसिडिक कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दे कैन कॉज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली ये क्या कॉज करेगा, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। दे मे आल्सो इंटर फूड चेन्स, और ये क्या इंटर करेगा फूड चेन्स में फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, मे कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो क्या कॉज करेगा, फाइनली स्किन में इन्फेक्शन लाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। It has been observed that chemicals used in pesticides have adverse effects, प्रभाव डालता है नेचर पे भी, ये डालता है उल्टा प्रभाव डालता है। इन दिनों साइंटिस्ट आर ट्राइंग फॉर अल्टरनेटिव मेथड्स दैट कैन कंट्रोल, कुछ अलग से कुछ तरीका खोज रहे हैं, है ना, प्रयास कर रहे हैं कि जिस पेस्ट को कंट्रोल किया जाए
विदाउट यूजिंग केमिकल्स, यानी बिना केमिकल यूज किए हुए इफ वी पुट द ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट, यानी कि इसके सब्स्टिट्यूट में सोच रहे हैं कि नहीं केमिकल यूज करने से ये भी डिसएडवांटेज है, तो क्यों ना ऐसा यूज करें कि कोई भी किसी प्रकार का हमें हार्म ना हो, नुकसान ना पहुंचे हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसके लिए क्या उन्होंने एक दिमाग लगाया कि जो जो जानवर फसल पे अटैक करता है तो उस जानवर के जो एनिमीज हो गए, है ना, जिसको आप कह सकते हैं जो उसका प्रीडेटर्स होगा, प्रीडेटर्स जानते हैं ना, जो जिसका शिकार करता है, जो शिकार करता है वो प्रीडेटर्स होता है ना। तो प्रीडेटर्स जो होते हैं तो फिर देन दे विल ओनली डिस्ट्रॉय द पेस्ट एंड डू नॉट हार्म द क्रॉप, यानी कि ये सोच है कि सिर्फ पेस्ट को नुकसान पहुंचाए ना कि फसल को। तो इसके लिए क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है जिसको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट बाय यूजिंग इको फ्रेंडली केमिकल्स, और ये भी तलाश रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि इको फ्रेंडली, है ना, केमिकल्स यूज किया जाए जिसको कहा जाता है फेरोमोन्स, जिसको क्या कहा जाता है, जो इको फ्रेंडली केमिकल्स जो होता है पेस्ट को मारने के लिए वो कहा जाता है फेरोमोन्स। दे आर lure adult male insects into special traps and prevent them from breeding. It protects the plant without harming nature. ये सुरक्षा करता है प्लांट को बिना नेचर को हार्म किए, नुकसान पहुंचाए हुए। तो कुछ नेचुरल यानी प्राकृतिक मेथड्स हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो पेस्टिसाइड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर बोथ वांटेड ऑर्गेनिज्म, तो वांटेड ऑर्गेनिज्म कौन हुआ, अर्थवॉर्म्स जो किसान का फ्रेंड माना जाता है, बीज मधुमक्खियां, एज वेल एज अनवांटेड ऑर्गेनिज्म मोस्टली इंसेक्ट्स। वांटेड ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए कौन हुआ, अर्थवॉर्म्स फॉर बीज किसानों के लिए, अनवांटेड कौन हो गया, मोस्टली अधिकतर इंसेक्ट्स। फार्मर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में पूरे दुनिया में किसान है नाउ practicing natural methods to save their crops from pest, यानी प्राकृतिक तरीका अपना रहे हैं इसे बचाने के लिए। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग वेज आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके हैं जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला है बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या, बार बार रोटेट करते हैं, जैसे आज हम आगे हैं, है ना, और जो मेरे पीछे है कल को वो आगे आएगा, मैं पीछे जाऊंगा, फिर उसके जो पीछे है वो फिर आगे आएगा। तो ये रोटेशन का एक मैंने बताया कि रोटेशन क्या है। यूजुअली स्पेसिफिक टू वन टाइप ऑफ क्रॉप, जनरली आप देखते होंगे कि लोग एक ही प्रकार का फसल अपने खेतों में बार बार उगाते हैं, खेती करते हैं, और ये जब एक ही प्रकार का जब होता है लगातार, तो ग्रोन अल्टरनेटिवली विद अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो इसी के बाद में सोचा गया कि नहीं क्यों ना अदल बदल के क्रॉप्स को, है ना, ग्रोन किया जाए खेतों में। देन लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट गेट इंटरप्टेड, तो क्या होगा, जो लाइफ साइकिल, इससे क्या होगा कि आप बदल कर जो फसल करते हैं जब किसान करेगा तो क्या होगा, पेस्ट का जो लाइफ साइकिल है बीच में क्या होगा, इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट होता है कि दो इंटरप्ट का मतलब समझते हैं ना, जब दो आदमी बीच में बात कर रहे हैं तो आप बीच में आ जाते हैं, जिसको इंटरफेयर भी बोलते हैं। इंटरप्ट होता है रोक लगाना, है ना, बीच में आड़े आ जाना, है ना, तो इंटरप्ट करता है उसके लाइफ साइकिल। जैसे आप किसी के लाइफ साइकिल में इंटरप्ट करेंगे क्या उसका सही से ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। This change the pest thriving on a particular type of crop diet, और पेस्ट पहुंचना चाहता है किसी खास प्रकार की फसल पे, है ना, और वो बढ़ जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल प्रीडेटर्स। मैंने आपको बताया था ना, प्रीडेटर्स जो शिकार करता है वो प्रीडेटर्स कहलाता है। तो बर्ड्स दैट ईट वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट, आपने देखा होगा बर्ड्स विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों को खाता है ना, तो आप उसको इंक्रीज कीजिए टू लीव नियर द फील्ड, इसको इंक्रीज कीजिए, यानी कह सकते हैं उसको फैसिलिटी अवेलेबल कराइए फील्ड पे, जो वो ज्यादा से ज्यादा पक्षी वहां पे आए, है ना, वहां पे उस आसपास में रहे, और वो जो कीड़े मकोड़े जो अटैक अगर करेंगे तो उसको वो मार के खा जाए, है ना। तो इसके लिए क्या आता है, बाय प्लेसिंग नेस्ट एंड वाटर बॉल्स अराउंड द फील्ड। ऐसा होने लगा है, कुछ किसान ऐसा करते हैं, बॉल में कटोरे में पानी डाल देते हैं, कुछ दाना छिड़क डाल देते हैं, आसपास रख देते हैं, और बार बार पक्षी वहां पे आके बैठता है, पानी दाना चुनता है और पानी भी पीता है, और इंसेक्ट्स मिला तो इंसेक्ट्स को भी खा जाता है। तो ये नेचुरल मेथड है। इससे क्या हुआ, फसल को किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं हुआ, यानी एक नेचुरल मेथड है, और आपका फसल सही सलामत रहा, सही रहा। अब है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। ये सारे प्रोसेस के बाद, ये सारा प्रोसेस हो गया, आपने सुरक्षा भी दे दिया, फसल आपका पक के तैयार हो गया, तब कंप्लीट हो गया, तब आपको क्या करना है, हार्वेस्टिंग भी करना है, यानी कटाई करना है। तो क्रॉप्स आर कट एंड गैदर्ड, यानी आप काटते हैं उसको इकट्ठा करते हैं। दे आर मैच्योर, कब, जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। आपने देखा होगा हार्वेस्टिंग के टाइम में हर एक स्टेट का अपना हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है
होता है ना। तो दिस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड आइदर मैनुअली, जनरली मैनुअली होता है, हाथ से होता है, या मशीन के द्वारा। अगर हाथ से बाय मशीन, तो जब हाथ से करते हैं तो एक सिकल, आप जनरली देखते होंगे हसुआ जिसको बोलते हैं, उससे लोग फसल काटते हैं फार्मर्स, है ना। और मशीन के द्वारा जो होता है तो वो क्या कहलाता है, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर द क्रॉप ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप स्टॉक। हार्वेस्टर क्या होता है, आफ्टर काटने के बाद क्या होता है, क्रॉप ग्रेन्स को जरूरत होता है उसको स्टॉक से, क्रॉप स्टॉक से, यानी कि आप देखिए धान का एक दाना ले लीजिए या गेहूं का एक दाना लीजिए, उसके छिलके को क्या करते हैं, अपने नाखून से या हाथों से उसको छीलते हैं, छिलका निकालते हुए स्टॉक को भी हटाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, स्टॉक द ग्रेन इज कवर्ड बाय हस्क। ग्रेन किससे ढका होता है, हस्क से, व्हिच इज यूज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। तो उसको क्या कहता है, थ्रेसिंग करते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय मैनुअली, या तो मैनुअली किया जाता है बाय बीटिंग द क्रॉप, यानी क्रॉप का बंडल बना करके और उसको बार बार जमीन की सरफेस पे पटका जाता है, जिससे क्या होता है, जो अनाज होता है छूट छूट के निकलता चला जाता है। अगेंस्ट ए हार्ड फ्लोर बाय यूजिंग ए मशीन, और एक मशीन भी यूज किया जाता है जिसको थ्रेशर बोलते हैं। देयर इज ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन, यानी एक फार्म मशीन है, यानी खेतों में यूज करने वाला जो मशीन होता है इसको क्या कहते हैं, कंबाइन करते हैं। ये आपको दोनों काम करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेसिंग भी करता है सेम टाइम। तो इसमें क्या हुआ, आपका समय भी बचा और लेबर कॉस्ट भी बचा, तो हुआ ना फायदेमंद। यानी अगर यहाँ पे कहीं देखिए, कहीं पे हम जब खेती बाड़ी जब किसान करता है या कोई भी जब करते हैं तो हर एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं हमारा नेचर भी, हमारा फसल भी सही रहे, कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल सब्सटेंस फील्ड को नुकसान न पहुंचाए। और कभी कभी हम साइंस का भी यूज करते हैं, मॉडर्न मेथड का भी यूज करते हैं, जो क्या होता है कभी कभी हमारा समय भी बचाता है और लेबर कॉस्ट भी बचाता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है ना। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग, हस्क ऑफ द ग्रेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड। हस्क को पीछे छोड़ दिया जाता है, ये कहलाता है चाफ, जिसको बोलते हैं we have to be separated from the grains, जो ग्रेन से अलग किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे विनोइंग करते हुए, है ना, जैसे आप उसको कूट, सपोज कीजिए आप उसको मशीन में कूट के अनाज को ले आए, अब उसमें छिलका के साथ अनाज है, आप उसको कैसे अलग कीजिएगा। तो जो चाफ होता है ना, वो चाफ क्या होता है, ग्रेन्स जो होता है उससे क्या होता है, हल्का होता है। तो हवा देख लीजिए कि हवा किस डायरेक्शन में हो रहा था, उसी डायरेक्शन में इसको आप देख रहे हैं, डायग्राम कितना अच्छा दिया हुआ है, ऐसे ऊपर में एक टेबल पे चढ़ गया है और फसल को उसी डायरेक्शन में ऐसे गिरा रहा है। तो क्या जो हैवियर पार्टिकल्स है, ग्रेन्स के हैवियर पार्टिकल्स है, वो एक जगह हीप ऑफ ग्रेन्स है, यहाँ फसल का ढेर लग जाता है, और जो हल्का होता है वो उड़ करके चला जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड आप इसको कह सकते हैं, अभी भी लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं क्योंकि लाइटर चार्ज फ्रॉम द हेवियर ग्रेन ऑन ए स्मॉल स्केल। तो ये कब स्मॉल स्केल पे किया जाएगा, मान लो कई कोई 5 एकड़ में, 3 एकड़ में, 10 एकड़ में ऐसा खेती करेगा और उतना फसल काट के लाएगा और इस प्रोसेस में अगर लग जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। ये है जब छोटे पैमाने पे स्मॉल स्केल पे जब किसान खेती बाड़ी करता है, पढ़िएगा बहुत तरह का खेती बाड़ी का स्टेप तरीका होता है ना, किसान भी कई तरह के होते हैं, बताए थे ना कि जो कुछ ऐसे किसान होते हैं सिर्फ अपने साल भर के अपने परिवार के लिए अनाज उत्पादन करते हैं, कुछ होता है जो मार्केट में सेल करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए खेती करता है। तो जब स्मॉल स्केल पे होता है तो इसका यूज करते हैं, that the heavier grain falls on the ground and the lighter chaff is carried away by the wind। और जो हल्का जो चाफ है वो हवा के द्वारा ले जाया जाता है दूसरी जगहों पे। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं स्टोरेज। ये सारे प्रक्रिया के बाद हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अनाज को जैसे तैसे रख देंगे, ये भी तो नहीं है, खराब हो जाएगा, लॉस होगा। तो वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जब एक बार इसको कटाई कर लिया जाता है तो हैव टू बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। आपको ये टेंशन हो जाता है, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होता है कि कैसे इसको नमी से बचाएंगे, कैसे इसको हम बचाएंगे, मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट अटैक, कोई आपको इस पे इंसेक्ट या पेस्ट अटैक ना कर जाए। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्रमोट्स, जैसे ही अगर अनाज में नमी रह जाएगी तो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो जाएगा। माइक्रोबियल मींस क्या, बैक्टीरिया लगना शुरू हो जाएगा या वायरस लगना या फंगस लगना शुरू हो जाएगा। तो इससे भी हमें बचाना होता है। अगर आप घर में ही ले जाइएगा तो आखिर तो बचाना होगा नहीं इससे। तो सो ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन। तो सबसे पहला काम होता है कि इसको सूरज की धूप में रोशनी में सुखाना, अच्छी तरह से सुखा लेना, और तब उसको पैक किया जाता है गनी बैग्स में। जो किसान देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कैसे करता है, गनी बैग्स में पैक करके, या मेटेलिक बिन्स होता है, मेटेलिक बिन्स में स्टील का डब्बा जो होता है, बड़ा बड़ा स्टील का डब्बा होता है, कंटेनर होता है, उसमें रखते हैं। टू बी स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड गोडाउन्स, और गोडाउन्स भी ऐसा होना चाहिए जो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। बहुत अगर बड़ा सा हॉल है तो बहुत ज्यादा वेंटिलेशन होना चाहिए, जो क्या होगा, गर्म हवा जो है आपका क्या हो जाएगा, निकलता रहेगा, है ना। सो पेस्टिसाइड्स आर ऑफ्टन स्प्रेड इन गोडाउन्स, और बीच बीच में पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव किया जाता है टू अवॉइड
पेस्ट अटैक, जिससे कि पेस्ट उस पे अटैक नहीं करे। लार्ज स्केल स्टोरेज, और जब बड़े पैमाने पे स्टोरेज, सरकारी गोडाउन पे चले जाइए या जो बड़ा बड़ा प्राइवेट मिल्स है उसमें अगर आप जाइएगा तो देखिएगा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन ग्रेनरीज या सिलॉज। जो बड़ा सा स्टील कंटेनर होता है, ये देख रहे हैं सिलॉज होता है, इसमें कई हजार क्विंटल, लाखों क्विंटल अनाज जमा रहता है। तब ना आपको इन फ्यूचर के लिए इसको जमा करके रखा जाता है कि भविष्य में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा देश में या स्टेट में, तो इसका बाजार में उतार के फिर इसका यूज किया जाएगा। और सॉइल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट सच एज रोडेंट्स, माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। ये तीन चीज है जो जिसको बचाना होता है फसल को, है ना। इसीलिए इसको रखना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप इसको किस ढंग से, किस तरीके से रखते हैं। हम लोग वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए या कैसे बढ़ाया जाए, ये भी आप पढ़िएगा, हिस्ट्री जानिएगा। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। आई होप यू विल रीड